चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे आईबीपीएस द्वारा बैंकिंग भर्ती के बारे में, और वो भर्ती कौन सी है? आरआरबी बैंक पीओ की भर्ती। और इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, और इस भर्ती में क्या योग्यता है, क्या लास्ट डेट है, इसके अलावा इसकी क्या फीस है, और आपका किस तरह का एग्जाम होगा, और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, इस सब को समझाने के लिए मेरे साथ हैं सुरेंद्र सर। मैं सुरेंद्र सर का एक बार फिर स्वागत करता हूं ताकि आपको इस सारी जानकारी से रूबरू करवाएं। तो लीजिए सर। धन्यवाद मोतीराम जी सर। बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों को पहले बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सरकार है जो आपके लिए लेके आई है बैंकिंग से रिलेटेड, यानी आईबीपीएस जो संस्था है वो आपके लिए आरआरबी के अंदर क्लर्क और पीओ के लिए वैकेंसी लेके आई है। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल अच्छे से सचेत हो जाएं और इसके लिए तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि आईबीपीएस जो है वो क्लर्क पीओ स्केल में फर्स्ट स्केल, सेकंड स्केल, थर्ड स्केल, तीनों स्केल के लिए आपके लिए वैकेंसी लेके आई है, और बहुत बढ़िया वैकेंसी लेके आई है। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बैंक में जाना चाहते हैं और अपना बैंक में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल मैं बैंक में रहकर बहुत अच्छे से अपनी फ्यूचर को अपना ब्राइट करूं, तो उसके लिए सरकार आपके लिए इतनी बड़ी वैकेंसी लेके आई है, और अब बहुत ही बढ़िया। तो इसके ऊपर अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। इसमें कितनी पद है, कितनी क्या योग्यता होगी, क्या एज होनी चाहिए दोस्तों। तो लगातार बने रहे, वीडियो को एंड तक देखें। पूरा सिनेरियो है जो अपन इस पे लेके चलते हैं। तो चलें दोस्तों, आईबीपीएस। तो ये आईबीपीएस क्या है? तो दोस्तों एक आईबीपीएस एक संस्था है जो बैंक से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, भले वो ग्रामीण बैंक से हो या नेशनल बैंक से हो, उससे रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम, क्लर्क हो, पीओ हो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, उसके लिए आपके एग्जाम करवाती है, क्लर्क से लेके पीओ तथा ऊपर स्केल थर्ड लेवल तक। तो दोस्तों ये है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आईबीपीएस की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब आईबीपीएस है जो अभी वैकेंसी लेटेस्ट आपके लिए निकाली है, वो किस में निकाली है? आरआरबी में। अब दोस्तों ये आरआरबी क्या होती है? दोस्तों ये जो आरआरबी है इसे कहते हैं, आरआरबी की जो फुल फॉर्म है मैंने आपके सामने लिखी हुई है, बिल्कुल रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो ग्रामीण में जो बैंकें होती है वही इसके अंदर सारी की सारी बैंकें इसके अंदर आती है। तो दोस्तों ये है आरआरबी। आरआरबी ये 9th अभी जो होगा आपके लिए एग्जाम, वो आरआरबी 9th के बेस पे होगा। और इसमें कितने पद है दोस्तों? इसमें टोटल जो पद लिए हैं वो है पद 9640। बहुत होते हैं, ये कम पद नहीं है दोस्तों, 9640 पद हैं क्लर्क, पीओ, स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड और स्केल थर्ड के लिए यहाँ पे पूरा है। अब इसका जो डेट है वो एग्जाम डेट और स्टार्टिंग डेट क्या होगी? तो दोस्तों ये स्टार्टिंग डेट है वो रखी है 1 जुलाई 2020, यानी 1 जुलाई 2020 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, एग्जाम ये जो फॉर्म है फिलअप शुरू हो चुके हैं 1 तारीख से ही। तो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर ले जो भी बैंक में जाना चाहते हैं। अब इसकी लास्ट डेट, तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, बिल्कुल मात्र 21 दिन 20 दिन दिए हैं, और इसी के बीच में आपको पूरा का पूरा फॉर्म भर लेना है। यो नहीं है कि टाइम बीत जाने के बाद आपको याद रहे कि मुझे बैंक में जाना था और मुझे फॉर्म भरना था और अब मैं भर नहीं पाया। तो दोस्तों 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट 21 तारीख इसमें रखी गई, 21 जुलाई 2020। इसे अच्छे से ध्यान रखें। तो दोस्तों इसके लिए फीस क्या निर्धारित की है? तो जो फीस निर्धारित की गई है वो फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये निर्धारित की गई है, और एससी और एसटी के लिए 175 रुपये। बिल्कुल ये जो मोड है वो आपको फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड भरना होगा, और ऑनलाइन ही पेमेंट आपको कटवाना पड़ेगा। ये ध्यान रखें दोस्तों, ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन नहीं है। ये ऑफलाइन का जमाना गया है, अब सारा ऑनलाइन हो चुका है। अब सारा का सारा क्या है? ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन फॉर्म चाहे तो ई मित्र पे जाके आप भरवा सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि नहीं मैं खुद भरूं तो आप खुद भी
अपने घर पे फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों एज क्या रखी गई है, कौन कौन सी एज वाले इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो एज रखी गई है इसके अंदर एक जो है पोस्ट वो है ऑफिस असिस्टेंट, यानी उसको क्लर्क भी बोला जाता है, अभी उसका नाम चेंज के उसको कर दिया ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल रखी गई है दोस्तों मिनिमम, यानी मिनिमम 18 साल का होना बहुत जरूरी है। अगर 18 साल से छोटा है, अगर एक दिन भी छोटा है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो मिनिमम एज है 18 साल और जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो 28 साल। इन 18 से लेके 28 के बीच में जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं वो ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों स्केल फर्स्ट, स्केल यानी ये है ऑफिसर स्केल फर्स्ट। ऑफिसर स्केल यानी ऑफिसर स्केल को बोलते हैं पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर एज इक्विवेलेंट टू ऑफिसर स्केल स्केल 1 है। तो इसकी जो मिनिमम एज है दोस्तों, इसकी मिनिमम एज रखी है 18 साल और मैक्सिमम एज रखी है 32 साल। 18 से लेके 32 के बीच में जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं, पीओ बनना चाहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर सारी बैंकों के अंदर आरआरबी के अंदर बनना चाहते हैं तो वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों जो सेकंड स्केल रखा है, सेकंड स्केल दोस्तों उसका जस्ट प्रमोशन लेवल होता है, यानी जो फर्स्ट स्केल पे लगता है उसका अगला जो प्रमोशन होता है वो सेकंड लेवल पे होता है। तो सेकंड लेवल इसमें भी निकली है डायरेक्ट वैकेंसी। अगर कोई मान लो सेकंड लेवल पे डायरेक्ट जाना चाहता है और उसके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस है एज ए बैंकिंग के रूप में तो वो भर सकता है। उसके लिए एज क्या चाहिए, मिनिमम एज उसके लिए 21 साल चाहिए और मैक्सिमम एज उसके लिए 40 साल चाहिए। 21 से लेके 40 साल के बीच वाला जो भी विद्यार्थी है वो बिल्कुल ऑफिसर स्केल सेकंड बन सकता है। तो अपन चलते हैं आगे और तीसरा स्केल आ रहा है थर्ड स्केल, ऑफिसर स्केल थर्ड। उसके लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। दोस्तों 21 और 40 साल दे रखे मिनिमम और मैक्सिमम, आप फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों योग्यता सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। किसी के पास 10th 12th है क्या भर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। बैंकिंग के अंदर जो योग्यता रखी गई है दोस्तों, एक डिग्री आपके पास कोई भी है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री होना पहले सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास में अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तभी आप ऑफिस असिस्टेंट हो, स्केल 1 हो, स्केल 2 हो, स्केल 3 हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो योग्यता रखी गई है, यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए योग्यता रखी गई है डिग्री। आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी। डिग्री का मतलब होता है अगर आपके पास में बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए हो या बीएससी हो, बीकॉम हो या इस तरह की कोई भी आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे मेन जो रोल रखा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। अगर आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वहाँ सारा काम क्या करना है, सारा काम कंप्यूटर पे करना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कंप्यूटर नॉलेज इसमें बहुत जरूरी है। तो इसमें चाहिए डिग्री। चलते हैं आगे, स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या चाहिए दोस्तों, उसमें भी बिल्कुल डिग्री चाहिए, डिग्री। और उसके साथ में अगर आप स्केल फर्स्ट के अंदर अगर स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर अगर आप उसको फिलअप करते हैं, कोई भी ठीक है, कोई मार्केटिंग में करता है, कोई एचआर में करता है, कोई कंप्यूटर में करता है, तो इस तरह का कोई लॉ ऑफिसर में करता है, तो अगर उसके पास में ध्यान रखे वो डिग्री के साथ में उसके पास में वो जो जिसमें भर रहा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, तो उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। उसकी डिग्री होना, उसको जैसे लॉ ऑफिसर है तो लॉ ऑफिसर में उसके लिए लॉ करना बहुत जरूरी है। यानी किसी ने भरा है एचआर में तो एचआर के लिए उसके पास में एमबीए होना चाहिए। और एमबीए इसमें भी नहीं, एमबीए इन फाइनेंस में नहीं चलेगा दोस्तों। एमबीए अगर आपके पास में है तो एमबीए इन एचआर में होना चाहिए। अगर मान लो आप फाइनेंस में बढ़ते हैं तो एमबीए इन फाइनेंस में होना चाहिए। यानी जिसके लिए आप जिस कैडर के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं स्केल 1 में, उस कैडर के लिए आपको उसी की डिग्री मान्यता होनी चाहिए। दूसरी डिग्री आप एचआर में भर रहे हैं और बीकॉम डाल रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर्म। ये ध्यान रखें, जो योग्यता मांगी गई है उसी योग्यता के अनुरूप आप फॉर्म भरें। तो दोस्तों सेकंड स्केल पे चलते हैं, ऑफिसर स्केल सेकंड है, उसके अंदर डिग्री और डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए बैंकिंग के अंदर मांगा है। यानी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, डिग्री जो जिस कैडर के लिए आप भर रहे हैं तो वो डिग्री अनिवार्य है। उसके साथ में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी ऑफिसर स्केल फर्स्ट का होना चाहिए दोस्तों। यानी अगर वो ऑफिसर स्केल सेकंड में भर रहा है तो उसको जस्ट उससे नीचे वाला जो उसका जूनियर यानी ऑफिसर स्केल फर्स्ट
ऑफिसर स्केल फर्स्ट के अंदर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना उसको जरूरी है। अगर होगा तभी वो ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकता है। चलें दोस्तों, थर्ड स्केल में दोस्तों यहाँ पे रखा है डिग्री के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस रखा। दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस यो नहीं मान ले कि आप किसी भी दूसरी फील्ड के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है और ऑफिसर स्केल थर्ड में भर सकते हैं, नहीं भर सकते। बैंकिंग का रूल है, बैंकिंग में जो भी बंदा आएगा उसको बैंकिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यानी इसके अंदर डिग्री आपकी होनी चाहिए जो इसमें योग्यता मांगी है, जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। डिग्री के साथ में 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए बैंकिंग ऑफिसर। यानी थर्ड स्केल में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सेकंड स्केल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 5 साल का, ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये योग्यता के बारे में अपने पूरी की पूरी चर्चा करी। अगर किसी को योग्यता के बारे में अगर क्लेरिफाई नहीं हो तो कमेंट जरूर करें, उसके माध्यम से हम आपको बिल्कुल आपका सही जो भी जवाब होगा आपके तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसके अंदर एग्जाम है। जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो दोस्तों इसके अंदर एग्जाम का पैटर्न होगा 3 लेवल चलेंगे। एक होगा प्री एग्जाम, फिर दूसरा होगा, यहाँ पे देखो दोस्तों ये एग्जाम में पहले होगा प्री, ठीक है, उसके बाद में एग्जाम होगा मेन, और मेन के बाद में इंटरव्यू। तो दोस्तों ऑफिस जो असिस्टेंट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन जो ऑफिसर स्केल है फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, उसके लिए आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्री एग्जाम, उसके बाद होगा मेन एग्जाम, देन तीसरा जो स्टेप आता है वो है इंटरव्यू। अब दोस्तों प्री एग्जाम जो है, प्री एग्जाम कैसा होगा, कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, तो ये देखे दोस्तों, ये है प्री एग्जाम। अब प्री एग्जाम में अपन पहले डिस्कस करते हैं एक तो ऑफिस असिस्टेंट पर और ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, उसके अंदर जो प्री एग्जाम होगा दोस्तों, उसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो आपके रहा है रीजनिंग। क्या है दोस्तों, पहला सब्जेक्ट जो है आपका है वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और उनके जो मार्क्स निर्धारित किए हैं वो टोटल होंगे मार्क्स 40, यानी 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा, ये ध्यान रखें दोस्तों। दूसरा आपका दे रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके अंदर आपका कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 40 और ये भी 40 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो टोटल कितना आएंगे दोस्तों प्री के अंदर आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 80, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 80 मार्क्स के होंगे। अब इसके लिए कितना आपको टाइम मिला, तो दोस्तों जो इसके लिए आपको प्री में जो टाइम मिलेगा वो आपको 45 मिनट यानी 45 मिनट्स मिलेंगे। इसी के अंदर 45 मिनट्स में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 80 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सोच लें बिल्कुल हाफ, यानी 1 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, लगभग 1.5 यानी 2 क्वेश्चन के आसपास आपको करने हैं, तभी आपका पूरा का पूरा पेपर सोल्व होगा। ये ध्यान रखें, यो नहीं है कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करा और बिल्कुल हो गया। 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करोगे तो मात्र 45 यानी 45 क्वेश्चन ही होंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और उसी स्पीड को देखते हुए 50 सेकंड पे लाना पड़ेगा, और 50 सेकंड अगर आप करेंगे 1 क्वेश्चन तभी आपके टोटल 80 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ये ध्यान रखें। इसके अंदर एक्यूरेसी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और ये रखें कि इसके अंदर अपन को जो एक्यूरेसी के साथ में जो स्पीड होनी चाहिए उसमें स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। 50 सेकंड 1 क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। ये दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल का जो प्री एग्जाम है उसके ऊपर अपन ने चर्चा करी। तो ये पूरा का पूरा ये अपना प्री एग्जाम था। अब अपन चलते हैं दोस्तों जो प्री एग्जाम के अंदर क्वालिफाई होंगे, ये ध्यान रखें, ये जो दोनों टेस्ट हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसके अंदर ईच जो, तो दोस्तों ये जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी के जो 2 दे रखे हैं सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन तो 40 हैं, 40 मार्क्स। ये ध्यान रखें इन दोनों में ईच पार्ट में आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सारा था प्री पे, अपन चर्चा कर रहे हैं अब मेन पे। तो मेन एग्जाम जो होगा उसमें प्री में जो क्वालिफाई होंगे वही मेन के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों ये मेन एग्जाम में क्या होने वाला है, मेन एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर पहला सब्जेक्ट है दोस्तों, पहला सब्जेक्ट दे रखा है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखें, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे और जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स होंगे 50 यानी 50 मार्क्स का
होगा। कहने का मतलब है जो एक क्वेश्चन है वो एक नंबर से ज्यादा का है, तो ये ध्यान रखें। उसके अंदर आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, इसमें एक क्वेश्चन आपका थोड़ा 1 अंक से अधिक है, ये ध्यान रखें। दूसरा है आपके पास में कंप्यूटर। दोस्तों बैंकिंग में जो भी ऑफिसर या क्लर्क बनना चाहता है उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? उसको सारा कार्य कंप्यूटर में करना दोस्तों, तो ये ध्यान रखें। यह है कंप्यूटर सब्जेक्ट, और कंप्यूटर के अंदर आपके पास में 40 क्वेश्चन आएंगे, और 40 क्वेश्चन है जो कितने मार्क्स के होंगे? 20 मार्क्स के होंगे दोस्तों, यानी 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने का हो गया? एक क्वेश्चन आपका मात्र आधे अंक का हो गया। ये नहीं कि आधे अंक, लेकिन 40 क्वेश्चन है, 20 अंक हैं, सारे के सारे आपको राइट करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ध्यान रखें, 20 क्वेश्चन। तीसरा है दोस्तों जनरल अवेयरनेस। जनरल जो अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 40 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका कितना? 1 अंक का निर्धारित किया हुआ है। और चौथा है ऑप्शन, आपने जो सब्जेक्ट दे रखा है वो आपकी चॉइस पे है दोस्तों। इंग्लिश के भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें 40 क्वेश्चन, और हिंदी के 40 क्वेश्चन। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं और बढ़िया तरीके से इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है तो वो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करे। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, और वो 40 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा दोस्तों। और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से, तो वो हिंदी के विद्यार्थी हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करें। ध्यान रखें, ये 40 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, और 40 अंक निर्धारित किए हुए हैं, यानी एक जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स निर्धारित किया दोस्तों। यानी इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो इंग्लिश के करना है या आपको हिंदी का करना है। और दोस्तों ये ध्यान रखें, ये मात्र आपके RRB यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसी के अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है, या तो आप हिंदी में करें या आप इंग्लिश में करें। क्यों? क्योंकि जो भी नेशनल बैंकें होती है उसके अंदर आपके पास में कोई चॉइस नहीं होता, हिंदी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है, और आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है। यहाँ पे आपको चॉइस दे रखी है, या तो हिंदी करें या आप इंग्लिश करें, और क्वेश्चन दे रखे 40 मार्क्स 40। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो अंक हैं वो 40 अंक निर्धारित किए हुए। एक जो क्वेश्चन है आपका 1 अंक का है, तो यानी ये सारे जो टोटल करते हैं तो आपका देखिए दोस्तों, इन दोनों में से एक लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, इसीलिए इसका काउंट टोटल 200 होता है। 200 आपके क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका अंक निर्धारित किया हुआ टोटल कितने हैं अंक? 200 अंक होंगे। तो ये सारा का सारा जो आपका मेन एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए जो मेन एग्जाम होगा, उसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, ये ध्यान रखें। अब इसके अंदर दोस्तों आपको कितना टाइम मिलेगा? तो जो टाइम है आपको मेन एग्जाम में 2 घंटे मिलेंगे, और टोटल आपके पास में 200 क्वेश्चन है। कहने का मतलब है आपके पास में मात्र 120 मिनट है, और सॉरी दोस्तों, ये 120 मिनट है, और आपको 200 अंक 200 क्वेश्चन करने हैं। तो ध्यान रखें, आपको 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करना है एक्यूरेसी के साथ में, और स्पीड बनाए रखें। अगर आपने स्पीड कम कर दी तो आपका याद रखें क्वेश्चन छूट जाएंगे दोस्तों। बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम मिलता है बैंकिंग में, लेकिन स्पीड बनाए रखनी है। ये सारा का सारा अपन ने जो मेन एग्जाम है उसके जो भी सब्जेक्ट है उस पर चर्चा करी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट में दोस्तों ध्यान रखें, ऑफिसर स्केल फर्स्ट में जो मेन एग्जाम क्वालिफाई होगा वही इंटरव्यू के अंदर आगे जाएगा, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट के अंदर आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो ऊपर जितने पद दे रखे हैं उसके अंदर अगर आप ऊपर लिस्ट के अंदर आते हैं तो आप यू आर सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका था ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के अंदर प्री, देन उसके बाद में मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम का सिनेरियो ये रहा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा दोस्तों? इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। ये ध्यान रखें दोस्तों, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ऑफिसर स्केल फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों के अंदर आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो ये आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट का सिनेरियो था। अब दोस्तों ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर आपके सेम यही सब्जेक्ट रहेंगे और यही क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल, लेकिन ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर अगर आपने कोई स्पेशलिस्ट कैडर लिया हुआ, यानी कोई लॉ ऑफिसर बन रहा है, कोई HR ऑफिसर बन रहा है,
ठीक है। इस तरह का कोई भी आपने स्पेशल कैडर लिया है तो स्पेशल कैडर का एग्जाम में जो छठा जो सब्जेक्ट जोड़ा गया 5 यही रहेंगे, और जो छठा सब्जेक्ट जोड़ा गया वो प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका अगर आप लॉ में है तो आपका लॉ के बारे में पूछा जाएगा, अगर आप MBA करके HR मैनेजर बनना चाहते हैं, HR ऑफिसर, तो आपका HR के बारे में पूछा जाएगा। और उसमें कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 200 तक 5 सब्जेक्ट तक आपका ये 200 हो चुके हैं 200, और ये 40 ऐड होके टोटल 240 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स जो होंगे 240, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और जो आपको घंटे मिलेंगे वो 2.5 घंटे इसमें निर्धारित होंगे ऑफिस स्केल सेकंड के स्पेशलिस्ट कैडर में। ये ध्यान रखें, जो आपका जनरल अगर आपने दिया है ऑफिसर स्केल फर्स्ट का, तो उसके लिए आपको ये वाला देने की जरूरत नहीं है, ये वाला सिंपल जो ये होगा वही होने वाला। ये ऑफिसर स्केल सेकंड के बारे में था दोस्तों। चलते हैं आगे। ऑफिसर स्केल जो थर्ड दे रखा है उसमें भी सेम, यानी जो ये वाला जो दे रखा है आपका 5 के 5 सब्जेक्ट, यही आपके ऑफिसर स्केल थर्ड में आने वाले हैं। ये अच्छे से आप बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन करें। जो भी विद्यार्थी बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, ये ध्यान रखें, पूरा का पूरा देखें क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला। अब दोस्तों एक चर्चा करते हैं अपन वेटेज के ऊपर, कि इसका वेटेज प्री का, मेन का, इंटरव्यू का क्या वेटेज रहेगा, सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का जो आधार है दोस्तों, जो मेंस है, मेंस का जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 80% उसका माना जाएगा, और जो इंटरव्यू के अंदर आपका आएंगे वो 20%, यानी जो दोनों का रेशियो है वो 80 और 20 का रेशियो निर्धारित किया हुआ है। अच्छे से नोट कर लें दोस्तों, ये सारा का सारा इस पर डिपेंड होगा। और याद रखें, मैंने दो यहाँ पे एक बढ़िया अच्छी सी लाइन लिख रखी, देखें आप, क्योंकि बैंकिंग के अंदर ये बहुत अनिवार्य है। मिनिमम स्कोर इन ईच पार्ट ऑफ मेंस, यानी मेंस एग्जाम जो आप दे रखे हैं उसमें जो ईच पार्ट, यानी सारे जो सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, उसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स लाना आपको बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। तो ये इसका मतलब हो गया आपका ये दोस्तों, ओनली मेंस एग्जाम फाइनल मेरिट लिस्ट। प्री मात्र आपका क्वालिफाई रखा गया है सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए, यानी प्री में जो क्वालिफाई होगा वो मेंस एग्जाम देगा। प्री के कोई मार्क्स आपका इसमें नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखें। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेंस एग्जाम के अंदर 80% और इंटरव्यू के 20% होंगे। तो दोस्तों ये सारा का सारा अपने बैंकिंग से रिलेटेड, जो भी विद्यार्थी बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या ऑफिस असिस्टेंट के रूप में जाना चाहते हैं, या ऑफिसर स्केल फर्स्ट बनना चाहते हैं, सेकंड बनना चाहते हैं, या थर्ड बनना चाहते हैं, तो इस पूरा वीडियो को आप देखें। पूरा वीडियो जब देखेंगे आपको सारा का सारा इसमें पता चल जाएगा कि आपका चयन किस तरह से होने वाला है, कितने पद। तो दोस्तों सरकार ने, यानी IBPS ने आपके लिए RRB के अंदर अभी इस दौरान 9640 पद बहुत होते हैं दोस्तों। अपन को एक सीट का इंतजार रहता है, और एक सीट ही अपन को लेनी है। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा हर एक विद्यार्थी एक बढ़िया अपना एक गोल बनाए, अचीव बनाए कि मुझे उस गोल को अचीव करना है। हमेशा ध्यान रखना, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें दोस्तों। किसी को कोई भी अगर कमेंट के माध्यम से कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।